हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस लाइव प्रोसेस, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका जो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। यहाँ जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको बताना है कि एनर्जी फूड कौन सा है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एनर्जी फूड कहते हैं, तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो एनर्जी फूड है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। आपको ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो न्यूट्रिएंट है उसका यूज करता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बेसिकली पैरासिटिक न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी लिविंग होस्ट के अंदर चले जाता है और उसके न्यूट्रिएंट को वो यूज करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका फंजाई है। फंजाई में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि आपका प्लांट हमारे सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और आपका क्लोरोप्लास्ट की मदद से अपने खानों को बनाता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। नेक्स्ट आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपका एक टाइप का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही है। ऐसे न्यूट्रिशन में कंप्लीट जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है, जैसे कि आपका इंजेक्शन होगा, जैसे कि फूड को अपने मुंह में रखना उसको हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। डाइजेशन भी होगा आपका, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद एसिमिलेशन और लास्ट में आपका इजेक्शन होगा। ये पांचों प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ह्यूमन है या फिर आप कह सकते हैं एनिमल है। एनिमल में या फिर ह्यूमन में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक होता है और आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा। टैपवर्म या फिर मॉस्क्यूटो या फिर आपका जो बेड बग होता है उसमें भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट आपका द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई, तो अभी हम लोग ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। तो सिंपल क्या होगा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपका जो भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो आपको याद रखना है ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है जिसके वजह से जो हमारा प्लांट रूट है जो सराउंडिंग में वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज। लीफ के पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसकी वजह से लीफ अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में बना सकता है। तो आपको याद रखना है साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आपका इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन दी, तो आप एनसीईआरटी के अंदर जो आपका डायग्राम दिया गया है अमीबा न्यूट्रिशन का उसको एक बार देखो। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा जैसे ही अमीबा को महसूस होता है कि फूड पार्टिकल है तो एक बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं, इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या होता है, फ्यूज हो जाता है और ये जो फ्यूज हो जाता है उसी को हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं और यहीं पे आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। तो आपको याद रखना है फूड वैक्यूल। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात करें तो याद रखना है सीडोपोडिया, तो आपका हो जाएगा सिंपली फूड वैक्यूल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लेकिंग इन द सलाइवा। अगर हमारे सलाइवा में जो आपका एंजाइम्स होता है सलाइवरी अमाइलेज, अगर उसकी कमी हो जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका एंजाइम्स है सलाइवरी अमाइलेज उसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली जो सलाइवरी अमाइलेज है हमारा सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और वो क्या करता है, हमारे जो फूड में स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज यानी शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपके पास सलाइवरी अमाइलेज ही नहीं होगा तो आपका जो स्टार्च है उस माल्टोज या शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यही प्रोसेस आपका क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे अफेक्टेड पूछा है तो सिंपली आपको क्या लिख देना है, जो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर यही अफेक्ट होगा। तो सिंपली ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब दी डाइजेस्टेड फूड। आपके एलिमेंट्री किनार के किस रीजन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी अगर हम बात करें कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड तो आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है। साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका लार्जेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री किनार में। इसमें एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं विली। विली क्या करता है, जो सरफेस एरिया
एरिया है एब्जॉर्प्शन का उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसी वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। तो आपको याद रखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्यों होता है, विली की वजह से। विली क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन होता है और वो बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। और एक पॉइंट को याद रख सकते हो, जो अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बेसिकली क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है और उसके फिर वो बाहर निकल जाता है एज अ स्टूल के रूप में। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन का भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। इस डायग्राम को देखो, ये आपका बेसिकली फूड पाइप है और यहाँ पे आपका बेसिकली फूड है। यहाँ जो आपका फूड पार्टिकल मूव कर रहा है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से, इस प्रोसेस को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। आपको याद रखना है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही जो आपका फूड पार्टिकल है फूड पाइप में मूव कर सकता है। यहाँ पे गौर से देखो, ये आपका जो है फूड पाइप है और जो स्टमक है, यहाँ पे एक इंस्पेक्टर होता है जिसको हम लोग एसोफेजियल इंस्पेक्टर कहते हैं। जैसे ही फूड आपका यहाँ पे आता है, ये ओपन हो जाता है और जो फूड है स्टमक में आ जाता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो हमारा फूड है फूड पाइप में मूवमेंट करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एनारोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट। दो टाइप का रिस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एक होता है एनारोबिक, इसमें आपका जो ऑक्सीजन होता है वो अब्सेंट होता है। तो आपको बताना है जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है प्लांट में, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन। सिंपली आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको याद रखना है जो ग्लूकोज 6 कार्बन होता है साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन में ब्रेकडाउन हो जाता है और साथ में कुछ एनर्जी निकलता है। उस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं और याद रखना है कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद आपका जो सेलुलर रिस्पिरेशन है हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा क्वेश्चन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो प्रोडक्ट देखो क्या बना रहा है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपका जो कि ईस्ट में होता है। एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, इथानॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। वहीं हम लोग अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ पे आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इस रूप को हम लोग पायरोवेट कहते हैं। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। वहीं अगर आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन है जो कि बेसिकली मसल सेल्स में होता है, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारे उस मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहां पर जो पायरोवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल सेल्स में क्रैम्प आ जाता है। आपके एमसीक्यू के लिए जो ये पाथवेज दिया गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे सिंपली एनारोबिक रिस्पिरेशन आपका, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इथानॉल कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एनर्जी। नेक्स्ट द ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपका जो पायरोवेट है यानी जो आपका 3 कार्बन है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर से डायग्राम देख लो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका जो 3 कार्बन है दैट इज पायरोवेट, वो ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी देता है। तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ दिस सेल। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन 6 ब्रेकडाउन होकर कार्बन 3 बन जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं जो कि बेसिकली आपका साइटोप्लाज्म में होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बन की बात करेगा तब आपको माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल ड्यूरिंग विगरियस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज गेम्स। आपको याद रखना है मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपका जो 3 कार्बन है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प हो जाता है। तो आपको याद रखना है लैक्टिक एसिड और आपका एनर्जी। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा लैक्टिक एसिड और आपका एनर्जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रिस्पेक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। तो सिंपली आपको याद रखना है स्टोमाटा। स्टोमाटा का डायग्राम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका ओपन स्टोमाटा है और ये आपका क्लोज स्टोमाटा है। आपको याद रखना है इसी स्टोमाटा पोर के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज और आपका वाटर का मूवमेंट होता है। इसको फंक्शनिंग करता है आपका गार्ड सेल। गार्ड सेल जब स्वेल होगा
तो आपका क्या होगा, वाटर अंदर चले जाएगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है। वैसे ही जब आपका गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा तो स्टोमेटा पोर क्या होगा, आपका क्लोज हो जाएगा। तो सिंपली आपको याद रखना है, इस स्टोमेटा की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज और वाटर का मूवमेंट होता है, और आपका जो स्टोमेटा है उसको फंक्शनिंग करता है गार्ड सेल। गार्ड सेल की वजह से ओपन होता है और आपका क्लोज होता है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है प्लांट में या फिर लीफ में, वो स्टोमेटा के वजह से होता है। नेक्स्ट आपका अ ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी इज कॉल्ड। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन को देख लेते हैं। इसमें आपको कुछ चीजों को याद रखना है, जैसे कि आपका जो पल्मोनरी वेन होता है बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में लेके आता है, हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका मेन आर्टरी या ऑर्ट्रा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो आपका जो क्वेश्चन था, हार्ट से जो ब्लड है बॉडी ऑर्गन्स में किसके थ्रू पहुंचता है, तो सिंपली आपका हो जाएगा ऑर्ट्रा या फिर आपका आर्टरी। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू आपका राइट एट्रियम में जाता है। आपको याद रखना है, वेना कावा के थ्रू बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर आपका राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आता है, और ऐसा ही प्रोसेस फिर चलते रहता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली कहा, जो ब्लड आपका हार्ट से है जो बॉडी में जाता है किसके थ्रू जाता है, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, आर्टरी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। तो आपका जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट है बेसिकली हीमोग्लोबिन है, इसके वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली रेड होता है। अब याद रख सकते हो जो हमारा रिस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ फूड इन फोइलम इज कॉल्ड। तो आपको याद रखना है ट्रांसलोकेशन, और जो दूसरा ऑप्शन दिया गया उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे आपका ट्रांसपिरेशन हो गया और आपका इवापोरेशन हो गया। दोनों प्रोसेस में आपका जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है ट्रांसपिरेशन सिर्फ प्लांट में होगा, और इवापोरेशन आपका हमारे जो सराउंडिंग में वाटर लॉस होता है उसको हम लोग इवापोरेशन प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे है नेक्स्ट रिस्पिरेशन, तो रिस्पिरेशन भी नहीं होगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ। तो आपको याद रखना है जाइलम, जाइलम और एक है फोइलम। फोइलम के थ्रू आपका मूवमेंट ऑफ फूड होता है इन द प्लांट, वैसे ही प्लांट के अंदर जो आपका जाइलम है, जाइलम के थ्रू आपका वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड और आपका जो लिम्फ होता है यही बेसिकली सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, तो ब्लड के अलावा आपका लिम्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। आपका यहाँ पे किडनी है और आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जो अटैच होता है बेसिकली यूरेटर के थ्रू अटैच रहता है। लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर से अटैच रहता है, वैसे ही राइट किडनी से राइट यूरेटर के थ्रू आपका यूरिनरी ब्लैडर से अटैच रहता है। तो आपको याद रखना है यूरेटर, तो आपका हो जाएगा सिंपल यूरेटर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। आपको याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल के अंदर ही जो इनिशियल में आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर जो होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर, तो सिंपली आपका किडनी हो जाएगा। किडनी में जो ग्लोम्युलर्स होता है वहीं पे जो डर्टी ब्लड है वो फिल्टर होता है, तो सिंपली आपको याद रखना है डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर इन किडनी। नेक्स्ट है द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग देम यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, जब हमारा किडनी नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव नहीं कर पाता है तो हम लोग आर्टिफिशियली किडनी का यूज करते हैं, इसको हम लोग हेमोडायलिसिस कहते हैं। एक प्रोसेस है डायलिसिस, इसके थ्रू हम लोग जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको रिमूव करते हैं ब्लड से। आपका जो डायलिसिस प्रोसेस है वो सेम काम करता है किडनी की तरह। किडनी में भी आपका जो नाइट्रोजन वेस्ट है हमारे ब्लड में वो रिमूव होता है। डायलिसिस प्रोसेस में भी आपका ब्लड में जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डायलिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल टंग से लेकर जो एनस तक है इन सबको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल ही कहते हैं। इसी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारा जो फूड होता है वो बेसिकली मूव करता है। सबसे पहले हम लोग जो फूड को अपने माउथ में रखते हैं जिसको हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है माउथ, उसके बाद आपका फूड
फूड पाइप के थ्रू यानी ओसोफेगस के थ्रू कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा। यहाँ पर भी कुछ डाइजेशन होता है, उसके बाद आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा। इलियम एक पार्ट होता है जिसमें आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी विली प्रेजेंट होता है, जो कि आपका एब्जॉर्प्शन फूड को एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये जो ऑर्डर आपको याद रखना है, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल, लार्ज और उसके बाद एनस। यहाँ ऑप्शन नंबर बी देखो, सबसे पहले माउथ, उसके बाद ओसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो यही आपका सही ऑप्शन है। आपको याद रखना है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ही लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। अगेन हम लोग एनसीईआरटी में डायग्राम देख ले, तो यहाँ पे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है किडनी, उसके बाद जो आपका यूरेटर होगा, उसके बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर होगा, उसके बाद आपका यूरेथ्रा होगा। इसी यूरेथ्रा थ्रू आपका जो वाटर है वो डिस्चार्ज होता है। तो आप याद रख सकते हो, सबसे पहले किडनी आएगा, उसके बाद यूरेथर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद आपका यूरेथ्रा आएगा। अब ऑप्शन नंबर 4 देखो, सबसे पहले किडनी है, उसके बाद आपका यूरेथर है, उसके बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बाद आपका यूरेथ्रा है। या ऐसे भी आप याद रख सकते हो, किडनी और आपका यूरिनरी ब्लैडर को जो अटैच करता है वो यूरेथ्रा अटैच करता है, और यूरेथ्रा के थ्रू आपका जो आपका नाइट्रोजन वेस्ट है वो रिमूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक के अंदर जो HCl रिलीज होता है, उससे जो आपका स्टमक है कैसे प्रोटेक्ट होता है। सबसे पहले एक बात याद रखना है, जो स्टमक है, स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपका पेप्सिन होता है जो कि आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और उसके बाद आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमारे फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है। HCl से हमारा जो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली म्यूकस करता है। तो आपको याद रखना है, यही आपका जो म्यूकस है हमारे जो स्टमक का इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, म्यूकस हो जाएगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। सबसे पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका इंटेस्टाइनल एंजाइम सेक्रेट होता है जो कि कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लाइसिलोड में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में। साथ ही साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, एक पार्ट का नाम इलियम है, उसमें आपका विली प्रेजेंट होता है। विली बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और यहीं पे आपका कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। बेसिकली हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। तो आपको याद रखना है, विली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, ब्लड में फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बेसिकली लीवर से बाइल जूस रिसीव करता है, और साथ ही साथ पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस रिसीव करता है। लीवर से जो बाइल जूस रिसीव करता है बेसिकली जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है उसको इमल्सिफाई करके आपका स्मॉल फैट में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही आपका पेनक्रेटिक जूस से आपका ट्रिप्सिन और लाइपेस रिलीज होता है। ट्रिप्सिन बेसिकली प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, लाइपेस आपका फैट्स को लिपिड में कन्वर्ट करता है। इस सारा प्रोसेस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। हमारा जो क्वेश्चन था, जो आपका लीवर से बाइल जूस जो सेक्रेट होता है उसको कौन रिसीव करता है, तो सिंपली आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक बार देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम दिस लीवर। तो हम लोग सिंपली कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो सिंपली आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, चूज द फंक्शन ऑफ पेनक्रेटिक जूस फ्रॉम द फ्लोइंग। अब जो आपका पेनक्रेटिक जूस है उसका फंक्शन क्या है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पेनक्रेटिक जूस क्या करता है, पेनक्रेटिक जूस ट्रिप्सिन और लाइपेस होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोड्स में, लाइपेस फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी देखो आप, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन और लाइपेस डाइजेस्ट इमल्सिफाई फैट। तो आपका यही सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको याद रखना है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेस फैट्स को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। आपको याद रखना है, एनाएरोबिक होता है आपका जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, एरोबिक होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। तो यहाँ पे सिंपली देखो, आपका ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये आपका साइटोप्लाज्म में होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 और फर्दर ब्रेकडाउन दिखाया गया। एक तो आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
बेसिकली यही एनएरोबिक रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि बेसिकली मसल सेल्स में होता है, और आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसी की वजह से हमें बहुत ज्यादा क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एनएरोबिक की बात कर लेते हैं। एनएरोबिक रिस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन नहीं होगा और ये बेसिकली ईस्ट में होता है। इसमें आपका क्या होता है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल से। यहाँ पर भी कुछ आपका एनर्जी रिलीज होता है और साथ ही साथ आपका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अगेन कुछ आपका एनर्जी रिलीज होगा। यही आपका एनएरोबिक प्रोसेस में होगा। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एनएरोबिक में इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर आपका एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कार्बन आपका 6 होता है, यहाँ कार्बन आपका 3 होता है और यहाँ पे कार्बन आपका 2 होता है। याद रखना है इथेनॉल में कार्बन 2 होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन की बात कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले ग्लूकोज, पायरुवेट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल में आप देखोगे यहाँ पे सिंपली आप ऑप्शन को देखो, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द पेनक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन दी फॉलोइंग एंजाइम्स। अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज सेक्रेट होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइलिन सेक्रेट नहीं होगा। टाइलिन आपका एक एंजाइम्स होता है जो कि सलाइवरी अमाइलेज में प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है इस सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होगा। तो टाइलिन आपका पेनक्रियाटिक जूस ना होके सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन। स्टोमेटल पोर जो ओपनिंग होता है या फिर जो क्लोज होता है किस पे डिपेंड होता है, तो सिंपली आपका गार्ड सेल पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड बाय। यहाँ 2 एंजाइम्स दिया गया है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। आपका जो पेप्सिन है या फिर जो ट्रिप्सिन है किससे सेक्रेट होता है, यहाँ पे सिंपली देखो आपका पेनक्रियाज से जो आपका पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है उसमें बेसिकली ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। तो ट्रिप्सिन आपका रिलीज होता है फ्रॉम पेनक्रियाज। वहीं अगर हम लोग पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन बेसिकली आपका सेक्रेट होता है स्टमक से। तो आपको याद रखना है स्टमक से आपका पेप्सिन रिलीज होता है और आपका पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन रिलीज होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टमक एंड आपका पेनक्रियाज। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वेयर द प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड। आपका स्टमक में जो पेप्सिन रिलीज होता है वो बेसिकली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो सबसे पहले प्रोटीन आपका स्टमक में डाइजेस्ट होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टमक। नेक्स्ट है द सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स आर। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें जो आपका प्रोडक्ट होता है जो कि ग्लूकोज होता है, बेसिकली उसी ग्लूकोज को हम लोग स्टार्च भी कह सकते हैं। तो जो एनर्जी रिजर्व है प्लांट में या ऑटोट्रॉप में बेसिकली स्टार्च होता है। तो हम कह सकते हैं सिंपली द सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स आर स्टार्च। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है लंग्स में होता है। तो लंग्स के किस पार्ट में होता है, आपका जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं, वहीं पे बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो सिंपली आपको एल्वियोली ऑफ लंग्स यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे हार्ट में एक वेल्व्स होता है बेसिकली, वही आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड होने से बचाता है। तो आपको सिंपली याद रखना है वेल्व्स इन हार्ट। नेक्स्ट है जाइलम हेल्प्स इन। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो याद रखना है जाइलम क्या काम करता है, एक तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही साथ मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो आपको याद रखना है वाटर के साथ साथ मिनरल्स को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गलती से ए मत कर देना क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स भी लिखा हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो जाइलम है आपका प्लांट के अंदर वो वर्क करता है। नेक्स्ट आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम लोग क्लास 8-9 में पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो एनर्जी है यानी एटीपी है ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, इसलिए हम लोग उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। A for adenosine, T for tri, P for phosphate। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो आपका हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर एडीपी का फुल फॉर्म पूछे तो आपको याद रखना है D for डाई यानी 2, तो सिंपली हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट है द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी आर कॉल्ड, या फिर द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज। किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट हम लोग नेफ्रॉन को कहते हैं, तो आपका हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। यहाँ पे एक रफली फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बना दिए हैं, आपको यहाँ पे समझना है क्या बोल रहा है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है तो किस रिएक्टेंट के एलिमेंट से होता है। तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है रिएक्टेंट साइड में और आपका वाटर होता है। इसी वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है उसी से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, तो सिंपली आपको हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट है आपका द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिच इन। तो आप सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को देखो, यहाँ पे आपका लंग्स है, ये आपका हार्ट है। बेसिकली हार्ट में 4 चैम्बर होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, और आपका यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स है। जो लंग्स है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए बॉडी ऑर्गन्स में आता है। तो यहाँ पे आपका ब्लड में ऑक्सीजन होता है, इसलिए हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। उसके बाद आपका बॉडी का हर एक पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चले जाता है, वहां पे फिर आपका रिएक्शन टेक प्लेस होता है। उसके बाद जो भी बॉडी ऑर्गन से ब्लड बाहर निकलता है तो बेसिकली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है वो सेल यूज कर चुका होता है। यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसी वजह से इसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं, यानी उस ब्लड में ऑक्सीजन ना होकर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जो ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे पूछा है ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम, तो जो आपका टिश्यू से ब्लड बाहर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन का यूज हो चुका होता है, तो इसमें होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिंपली हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच प्रोसेस कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ साथ क्लोरोफिल और आपका सनलाइट का यूज करते हैं, यानी सनलाइट क्या हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, और फिर किसमें कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ देम इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उसके बाद आपका वाटर चाहिए। तो आपका रिएक्टेंट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आपका ऑक्सीजन होता है। तो आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल पूछा है, यानी रिएक्टेंट साइड की बात करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ डू दीज फंगी ऑब्टेन दियर न्यूट्रिशन। आपको ये बात याद रखना, जो फंगस होता है वो बेसिकली अपने न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन कर लेता है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, अ प्लांट गेट्स रीड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन विच इज अ मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट के पास अगर ज्यादा पानी है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसको बाहर कर देता है, लेकिन आपको बताना है यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए क्या यूज करता है। तो सिंपल सी बात है, प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली क्या होगा, आपका येलो पार्ट होगा, येलो लीव्स हो जाएगा। आपका प्लांट में जो आपका येलो लीव्स है वो बेसिकली आपका क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो सिंपली उसको क्या करेगा, नीचे गिरा देगा, तो शेडिंग ऑफ येलो लीव्स, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको याद रखना है, हम लोग जैसे ही अपने मुंह में खाना रखते हैं उसके बाद जो सलाइवा है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से बाहर निकलता है वो बेसिकली आपका जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, तो सिंपल माउथ से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और आपको जो यहाँ पे एक्स दिया गया है उसका नाम या जो उसका फंक्शन है वो बताना आपको। बेसिकली इस पार्ट को यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, और यहाँ पे जो आपका किडनी से जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है दैट इज यूरिन, यहाँ पे स्टोर करते हैं, उसके बाद फिर आपका इस यूरेथ्रा से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप यूरिन को स्टोर करते हो और इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन, जब तक हम बाहर नहीं निकालते हैं तब तक यहाँ पे यूरिन को स्टोर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन इन द पैनक्रियाटिक जूस। यहाँ पे आपको बताना है पैनक्रियाटिक जूस से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो आपका पैनक्रियाटिक जूस से 2 एंजाइम्स रिलीज होता है, ट्रिप्सिन और आपका लाइपेज, और साथ ही साथ गैस्ट्रिक जूस से आपका पेप्सिन, HCl और म्यूकस रिलीज होता है। तो आपको याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उससे 2 एंजाइम्स रिलीज होता है, ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, लाइपेज आपका पैनक्रियाटिक जूस में रिलीज होता है और आपका ट्रिप्सिन भी पैनक्रियाटिक जूस में रिलीज होता है। लेकिन HCl की बात करें या फिर म्यूकस की बात करें तो आपका स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें रिलीज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपका पैनक्रियाटिक जूस से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रिलीज होता है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका म्यूकस पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज नहीं होता है। बेसिकली गैस्ट्रिक जूस यानी
पेनक्रियास में रिलीज होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3rd, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पे पूछता कि डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन इन द पेनक्रियाटिक जूस, तो आपका लाइपेज और ट्रिप्सिन हो जाता। नेक्स्ट आपका द एंजाइम कंटेन इन पेनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। तो पेनक्रियाटिक जूस में आपका लाइपेज, ट्रिप्सिन और आपका अमाइलेज रिलीज होता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और आपका लाइपेज फैट को। तो आपको 3 चीज डाइजेस्ट हो रहा है, एक फैट, एक प्रोटीन और एक आपका कार्बोहाइड्रेट। तो आपका हो जाएगा प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स होता है उसके हेल्प से डाइजेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। समटाइम वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग मसल्स आफ्टर रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो हमारा जो लेग मसल्स है उसमें क्रैम्प्स आ जाता है। तो क्रैम्प्स किस वजह से आता है? तो सिंपली आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वाला जो चार्ट है उसको एक बार देखना है फिर से आपको। यहाँ पे देखो बेसिकली मसल सेल्स में क्या होता है आपका कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स आपका ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, लेकिन यहाँ पे क्या बना देता है? लैक्टिक एसिड बनाता है और आपको एनर्जी देता है। जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल सेल को एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। नॉर्मली हम लोग इतना एनर्जी नहीं बना सकते हैं, इसी वजह से मसल्स क्या करता है? ऑक्सीजन की कमी से ही आपका एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ आपका लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प हो जाता है, जिससे हमें दर्द होता है। तो आपको सिंपली लिखना क्या है कि यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड की वजह से हमारा जो मसल्स है उसमें क्रैम्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वेन विच ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज नॉन एज। आपका क्लीन ब्लड लंग से जो हार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है? हम लोग सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आपका लंग्स है, क्लीन ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड परमेनरी वेन के थ्रू आता है और आपका हार्ट से बॉडी ऑर्गन में आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी क्लीन ब्लड जाता है। फिर आपका बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आपका जो हार्ट में जाता है थ्रू मेन वेन यानी वेना कावा, और हार्ट से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड परमेनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। आपको यहाँ जो 4 टर्म दिया गया है इसको आपको याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन है लंग से हार्ट, तो सिंपली हम लोग याद रखेंगे परमेनरी वेन। आपका ऑप्शन नंबर ए परमेनरी वेन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। हमारा जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हो जो मूव करता है लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। तो सिंपली आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस याद रखना है। ऑस्मोसिस में ही आपका जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करता है थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। वहीं अगर हम लोग डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। ट्रांसलोकेशन की बात करें तो आपका जो फूड फोइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन की बात करें तो जो आपका वाटर लॉस होता है प्लांट में उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स कॉल्ड। हमारा जो आर्टरीज या जो फिर वेन्स है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है एक नेटवर्क के थ्रू, तो उस नेटवर्क का नाम यहाँ पे बताना है। तो हम लोग डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे जो आर्टरीज या फिर जो वेन्स है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है थ्रू कैपिलरीज। कैपिलरीज आपका नैरो ट्यूब्स नेटवर्क होता है, इसी के थ्रू यहाँ पे वेन्स या फिर हम कह सकते हैं जो आपका आर्टरीज वो कनेक्टेड होता है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी कैपिलरी के थ्रू आपका बॉडी ऑर्गन्स में जाता है और बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी कैपिलरीज के थ्रू आपका वेन्स में जाता है। तो आपका जो कैपिलरीज है आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा आपका आर्टरीज एंड वेन आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब कॉल्ड कैपिलरीज। नेक्स्ट आपका द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज। तो आपको याद रखना है हमारे शरीर में प्रोटीन 2 जगह डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्टमक में तो स्टमक में आपका एंजाइम पेप्सिन की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। स्टमक में अगर हम एंजाइम पेप्सिन की बात करें तो एसिडिक होता है, और अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन आपका डाइजेस्ट होता है थ्रू एंजाइम ट्रिप्सिन। यहाँ पे जो ट्रिप्सिन होता है आपका बेसिक इन नेचर होता है। यहाँ पे पूछा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो आपका सिंपली होगा ट्रिप्सिन। अगर पूछता आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक तो आपका होता है पेप्सिन। तो आपको याद रखना है ट्रिप्सिन का जो पीएच है बेसिक है और जो पेप्सिन का पीएच आपका एसिडिक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड बाय। यहाँ पे आपको एंजाइम्स या जूस का नाम बताना है। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट होता है और यहीं पे आपका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। और
बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इलियम है वहाँ पे जो विली लाइक प्रोजेक्शन होता है उसी में डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो सिंपली आपको लिखना है इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिलीज फ्रॉम द कैपिलरीज इज आपका हो जाएगा लिम्फ। नेक्स्ट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वी आर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट द राइस वाटर कंटेन। बेसिकली एक्टिविटीज है आपका, कभी भी आप स्टार्च में अगर आयोडीन को ऐड करोगे जो आपका स्टार्च का कलर है बेसिकली ब्लू ब्लैक कलर में हो जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि आपको राइस वाटर में कुछ ड्रॉप आयोडीन का डालना है। हम लोग देखते क्या है उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में हो जाता है। आपको बताना है कि राइस वाटर में यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें क्या प्रेजेंट था। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए जब भी हम स्टार का टेस्ट करते हैं आयोडीन के साथ तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो सिंपली आपका हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपका जो फूड का डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और माउथ में एक एंजाइम से निकलता है जिसको हम लोग सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा सलाइवरी अमाइलेज। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, तो आपको याद रखना है प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो आपको सिंपली याद रखना है स्टार्च। नेक्स्ट है टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन अमीबा। अमीबा में जो टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है जो कि फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है उसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, तो बाइल जूस आपका लीवर से सेक्रेट होता है। लाइपिस एक्ट ऑन, तो आपको सिंपली हो जाएगा फैट। क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में इतने ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आई होप इस एमसीक्यू से आपको फायदा पहुंचेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।